असल में पुतिन दिसंबर में रूस की उठाई उन सुरक्षा मांगों का जिक्र कर रहे थे जो उसने यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए अमेरिका और नेटो के सामने रखी थी। रूस की सबसे पहली मांग यह थी कि अमेरिका और नेटो उसे यह गारंटी दें कि वो यूक्रेन को कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे। रूस ने यह भी साफ कहा था कि यूक्रेन का मसला सिर्फ और सिर्फ तभी सुलझ सकता है जब नेटो उसके पड़ोस में यानी कि पूर्वी यूरोप में अपना विस्तार रोक दे। लेकिन जनवरी में अमेरिका और नेटो दोनों ने रूस की ये दोनों मांगे ही ठुकरा दी थी। तब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि नेटो के दरवाजे हर देश के लिए खुले हैं और वो किसी भी देश को उससे जुड़ने से नहीं रोक सकते। उन्होंने ये भी कहा था कि ये यूक्रेन का हक है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी गठबंधन का हिस्सा बने और अगर उस पर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। अमेरिका और नेटो के उसी जवाब को पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की वजह बताया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और उसके साथियों ने रूस के बॉर्डर पर बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर दिया था। इतना ही नहीं, वो तो रूस को परमाणु जंग की धमकी तक दे रहे थे। और तो और पुतिन ने नेटो पर यह आरोप भी लगाया कि वो क्राइमिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन 2014 में उस पर रूस ने कब्जा कर लिया था और रूस उसे अपनी ऐतिहासिक जमीन बताता है। पुतिन ने नेटो की नजर डॉनबास पर होने का भी दावा करते हुए कहा कि वो डॉनबास में ऑपरेशन करने की फिराक में था और डॉनबास में रूस के समर्थन वाले विद्रोही जेलेंस्की सरकार से लड़ रहे हैं। उसने विक्ट्री डे परेड के दिन पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में एक शक्तिशाली रेडार सिस्टम को उड़ा देने का दावा किया। यह रेडार सिस्टम अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जंग में मदद के तौर पर दिया गया था और उसे रूस ने ठीक उस दिन निशाना बनाया जब उसकी सेना मॉस्को में विक्ट्री डे परेड कर रही थी। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना के हमले में अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मिला रेडार सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया। रूस की सेना के मुताबिक रेडार सिस्टम की तबाही यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका के ये रेडार सिस्टम बेहद शक्तिशाली है। ये 50 किलोमीटर दूर से किए गए हमले की भी सटीक जानकारी दे सकता है। रूस के विक्ट्री डे पर यूक्रेन की राजधानी कीव में सन्नाटा पसरा रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डर था कि कहीं इस मौके पर रूस राजधानी पर बमबारी न कर दे। इसलिए कीव के लोगों को खास हिदायत दी गई कि वो घरों से बाहर ना निकलें, और हुआ भी ऐसा ही। जो तस्वीरें सामने आई उनमें वहां की सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। यही नहीं, हमले के खतरे को देखते हुए कई एहतियाती कदम भी उठाए गए ताकि उसका कोई असर ना हो। कि उनकी सेना लाख कोशिश के बाद भी कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही और कई दिनों तक राजधानी के बाहरी इलाकों की घेराबंदी के बाद भी उन्हें पीछे हटना पड़ा था, जिसके बाद कीव के लोगों ने राहत की सांस ली थी और जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद में जुट गए। जेलेंस्की ने कई बार राजधानी की सड़कों पर निकलकर लोगों का हौसला बढ़ाया ताकि लोग बेखौफ होकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। लेकिन रूस के विक्ट्री डे के मौके पर फिर इन कोशिशों पर ग्रहण लगता दिखा, जिसके बाद यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें दिखा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की अकेले सड़कों पर निकले और लोगों की हिम्मत बढ़ाते हुए फिर उन्हें भरोसा दिया कि इस जंग में यूक्रेन की ही जीत होगी। представляє нинішній ворог, ми перемагаємо, бо це наша земля। इसके साथ ही जेलेंस्की ने दूसरे विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले यूक्रेन के लोगों की कुर्बानी को याद किया। इस बीच यूक्रेन के कुछ शहरों में विक्ट्री डे परेड निकालकर पुतिन के समर्थकों ने जेलेंस्की को चुनौती दी। 9 मई को रूस हर साल विक्ट्री डे मनाता है क्योंकि इसी तारीख को दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था और हिटलर की सेना ने सोवियत संघ के सामने सरेंडर कर दिया था और इसी वजह से रूस हर साल 9 मई को उस जीत का जश्न मनाता है। लेकिन इस बार रूस के जश्न की झलक यूक्रेन में उसके कब्जे वाले शहरों में भी दिखाई दी। मारियोपोल में तो बड़ी संख्या में रूसी मूल के लोग सड़कों पर उतरकर विक्ट्री डे परेड निकालते नजर आए। ये परेड शहर के अलग अलग रास्तों से होकर गुजरी और परेड में शामिल लोगों के हाथों में रूस के साथ ही सोवियत संघ के झंडे भी दिखाई दिए। मारियोपोल के अलावा मेरिटोपोल और खेरसोन समेत कई दूसरे शहरों में भी रूस के समर्थकों ने विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया। विक्ट्री डे परेड से पहले पुतिन की सेना के शक्ति प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में परेड की ड्रेस रिहर्सल में रूस के फाइटर जेट जेड निशान की फॉर्मेशन में उड़ान भरते नजर आए, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया ने पुतिन को आड़े हाथ लिया क्योंकि सामने आए वीडियो में रूस की सेना के 8 लड़ाकू विमान कुछ इस तरह उड़ते नजर आए कि आसमान में जेड निशान बनता दिखा। वो जेड निशान जिसने यूक्रेन की जंग की शुरुआत से पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। असल में जेड निशान यूक्रेन पर रूस के हमले के समर्थन का प्रतीक है। हालांकि विक्ट्री डे परेड की ड्रेस रिहर्सल में तो रूस के लड़ाकू विमानों ने खूब करतब दिखाए, लेकिन जिस दिन के लिए तैयारी थी यानी विक्ट्री डे की परेड के लिए, उसी दिन ही सारे हवाई आयोजन रद्द कर दिए गए। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन रूस ने इसके लिए खराब मौसम को वजह बताया। जंग के बीच यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि अगर यूक्रेन नहीं हो जीता तो
यूरोप के कई देशों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यह दावा यूक्रेन के चैनल 24 ने किया, जिसने रूस और चीन की दोस्ती और रूस और पश्चिमी देशों की कड़वाहट पर एक रिपोर्ट दिखाई, जिसमें राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि यूरोप के देशों के लिए यूक्रेन की जीत क्यों जरूरी है। यूक्रेन के चैनल 24 की इस रिपोर्ट में यूरोप के देशों को रूस और चीन के करीबी रिश्तों से सावधान किया गया। चीन उन चंद देशों में एक है जो जंग के बाद रूस के साथ खड़ा है। अमेरिका ने उसे इसके लिए डराया और आर्थिक नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी, लेकिन पुतिन और शी जिनपिंग की नजदीकी दूरी में नहीं बदली। नतीजा ये हुआ कि कभी अमेरिका तो कभी ब्रिटेन चीन और रूस पर बरसते दिखे। लेकिन इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि यूक्रेन के हारने से सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप के देशों को होगा। जैसे ही पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करेंगे, वैसे ही उनकी नजर यूरोप के बाकी देशों पर टिक जाएगी। अमेरिका और रूस दुनिया की दो महाशक्तियां हैं, जिनकी वजह से दुनिया दो धड़ों में बंटती दिख रही है, जिनमें पहला धड़ा अमेरिका के साथ है, जिनमें यूरोप के देश भी शामिल हैं, जबकि रूस के साथ है चीन और कुछ और देश। चैनल 24 ने अपनी रिपोर्ट में इसी पर चिंता जाहिर की। उसने ग्रीस और हंगरी जैसे देशों की मिसाल दी, क्योंकि वो तेल और गैस के लिए रूस के भरोसे हैं। इस बीच अलकायदा चीफ अल-जवाहिरी ने अमेरिका पर नया हमला बोला। अलकायदा से जुड़े आतंकियों को संदेश देने के लिए अल-जवाहिरी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें यूक्रेन युद्ध के लिए पूरी तरह अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और ये तक कह दिया कि अमेरिका ने यूक्रेन को बलि का बकरा बना दिया। उसामा बिन लादेन के खात्मे के बाद से ही जवाहिरी अलकायदा का मुखिया है। अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में होने के अलावा उस पर $2.5 करोड़ यानी करीब 200 करोड़ रुपए का इनाम भी। 2011 में उसामा को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका की फौज ने ढेर कर दिया। ये ऑपरेशन 2 मई की रात को हुआ था। हर साल मई के पहले हफ्ते में जवाहिरी की तरफ से उसके आतंकियों के नाम संदेश जारी किया जाता है। जवाहिरी का संदेश इस बार भी आया, जिसमें उसने अमेरिका पर खूब भड़ास निकाली। अल-जवाहिरी के मुताबिक अमेरिका बुरी तरह टूट चुका है। पहले कोरोना महामारी और उसके बाद अफगानिस्तान में मिली हार से वो बेहद कमजोर हो गया। यही नहीं, जवाहिरी ने तो ये तक कहा कि यूक्रेन की जंग ने अमेरिका की कमजोरी पूरी दुनिया को दिखा दी। तो रूस से इंपोर्ट पूरी तरह बैन करने के लिए ब्रिटेन ने मोरक्को के साथ एक बड़ी डील की। इस डील के तहत ब्रिटेन सोलर एनर्जी खरीदेगा। हालांकि ये काम आसान नहीं होगा। इसके लिए हजारों किलोमीटर लंबी तारें बिछाई जाएंगी, वो भी समुद्र के अंदर। लेकिन खबर है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मोरक्को और ब्रिटेन ने एक डील कर ली, जिसके जरिए ब्रिटेन अपनी एनर्जी की जरूरतें काफी हद तक पूरी कर लेगा। इससे ब्रिटेन को साफ ऊर्जा भी मिलेगी और रूस पर उसकी निर्भरता भी कम हो जाएगी। हालांकि ब्रिटेन तेल और गैस की अपनी जरूरत का काफी कम हिस्सा रूस से लेता रहा है, लेकिन उसकी कोशिश आत्मनिर्भर बनने की है। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो अपनी तरह का दुनिया का पहला प्रोजेक्ट होगा, जिसमें समुद्र की गहराई में 3800 किलोमीटर लंबी तार बिछाई जाएगी। ये खास तरह की तारें होंगी, जिनके जरिए मोरक्को से ब्रिटेन तक बिजली पहुंचाई जा सकेगी। इस हजारों किलोमीटर लंबी तार के जरिए औसतन रोजाना 3.6 गीगावाट बिजली की सप्लाई हो पाएगी और इस प्रोजेक्ट के जरिए ब्रिटेन के 70 लाख घरों तक बिजली की सप्लाई की जा सकेगी। दावा किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए बिजली की जो सप्लाई की जाएगी वो साफ होने के अलावा किफायती भी होगी। युद्ध के बीच खबर है कि रूस में पुतिन के उत्तराधिकारी की तलाश तेज हो गई। वो इसलिए क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की सेहत ठीक नहीं है, उन्हें सर्जरी की जरूरत है। ऐसे में वो सत्ता से थोड़े दिनों का ब्रेक ले सकते हैं। इसीलिए उनकी गैर मौजूदगी में जंग की कमान कौन संभालेगा, इसके लिए पुतिन के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी गई। पश्चिमी मीडिया में दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि पुतिन को कैंसर है और उन्हें जल्द ही सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। अगर ये सच है तो पुतिन की जगह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर बहस चल पड़ी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया में सिर्फ एक ही नाम सुर्खियों में है और वो नाम है रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव का। रूस में पुतिन अगर अपने बाद सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर करते हैं तो वो है पात्रुशेव। कहा जाता है कि पुतिन उनसे बिना विचार किए कोई भी फैसला नहीं लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के संबंध करीब 5 दशक पुराने बताए जाते हैं। इसलिए पुतिन जंग से जुड़ा कोई भी फैसला लेने की अहम जिम्मेदारी अपने वफादार पात्रुशेव को सौंप सकते हैं। रूस की खुफिया एजेंसी FSB के चीफ रह चुके पात्रुशेव के बारे में कहा जाता है कि वो कट्टर विचारधारा के हैं और यूक्रेन से जारी जंग के समर्थक हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की एक जैकेट लंदन में नीलाम हुई, जिसकी कीमत लाखों में लगाई गई। ये वही जैकेट है जिसे पहनकर ज़ेलेंस्की युद्ध के दौरान कई बार बाहर घूमते दिखाई पड़े थे और ज़ेलेंस्की इसी जैकेट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ कीव की सड़कों पर नजर आए थे। यही वजह है कि उनकी इस खास जैकेट की नीलामी की शुरुआत खुद बोरिस जॉनसन ने वीडियो कॉल के जरिए करवाई, जिसके बाद इसकी शुरुआती बोली $61,000 लगी। लेकिन अंत में ये जैकेट $1,11,000 में बिकी
जो भारतीय रुपयों में करीब 86 लाख है। इस जैकेट को यूक्रेन के लिए फंड इकट्ठा करने वाली एक संस्था ने नीलाम करवाया। जैकेट के साथ कुछ खिलौनों की भी बोली लगाई गई जो राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्का ने दान किए थे। बताया गया कि नीलामी से $1 मिलियन जुटाए गए, जो भारतीय रुपयों में करीब 7 करोड़ 70 लाख हैं। जो जैकेट नीलाम की गई वो इसलिए भी खास बताई गई क्योंकि उस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने बहादुर खोजी कुत्तों को सम्मानित किया। इन कुत्तों ने रूस से जारी युद्ध में कई बारूदी सुरंगों को ढूंढने में यूक्रेन के सैनिकों की मदद की थी और इसीलिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन कुत्तों को सम्मानित किया। वहीं इस दौरान उनके साथ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी दिखाई दिए। ट्रूडो ने वहां मौजूद जवानों से हाथ मिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। दावा किया गया कि इन कुत्तों ने रूस की बारूदी सुरंगों की वक्त रहते पहचान कर शहर के सैकड़ों लोगों की जान बचाई, जिसके लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन्हें एक-एक कर अवार्ड दिए। जिन खोजी कुत्तों को सम्मानित किया गया उन्होंने युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 200 बारूदी सुरंगों की पहचान की थी। दक्षिणी यूक्रेन के निकोलेव शहर में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के ऊपर जोरदार हमला बोल दिया। रूस की सेना ने कुछ रोज पहले काला सागर के पास बसे इस शहर के ज्यादातर हिस्से पर कब्जे का दावा किया था और शहर के उन्हीं इलाकों को रूसी सैनिकों की मुट्ठी से निकालने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमला बोलने के लिए एक बार फिर अपने बेहद खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की सेना ने ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रूसी सैनिकों के ठिकाने पर हमला बोल दिया। निकोलेव के ही एक दूसरे इलाके में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना पर हमले के लिए ताकतवर होवित्जर का इस्तेमाल किया और उससे दागे गए गोलों से पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन की सेना ने होवित्जर की मदद से रूसी सेना पर भीषण हमला बोल दिया। कुछ ही मिनटों में यूक्रेन के सैनिकों ने होवित्जर से कई गोले दाग दिए। यूक्रेन ने इस हमले में भी रूसी सेना को तगड़ा नुकसान होने का दावा किया क्योंकि महज 5 सेकंड में 3 गोले दागने वाली होवित्जर को दुश्मनों का काल माना जाता है। इससे 50 किलोमीटर दूर छिपे दुश्मन के ठिकानों को भी आसानी से तबाह किया जा सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर होवित्जर तोपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना पर ओनिक्स मिसाइल से हमले का एक वीडियो जारी किया जिसमें एक जंगी जहाज तबाह होता दिखाई दिया। ओनिक्स मिसाइल का रूस की सेना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। इस बार इस मिसाइल से एक जंगी जहाज को निशाना बनाए जाने का वीडियो सामने आया, जिसमें रात के वक्त एक सुनसान इलाके से रूसी सेना बेहद खतरनाक और ताकतवर ओनिक्स क्रूज मिसाइल दागती नजर आई। मिसाइल के निकलते ही वहां आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी हुई। चंद सेकंड के अंदर वो मिसाइल आग और धुआं उगलते हुए आसमान में पहुंच गई और फिर बड़ी तेजी से अपने टारगेट को तबाह करने के लिए आगे बढ़ गई। रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना का एक जंगी जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया। रूस ने लुहांस्क के एक स्कूल को निशाना बनाकर उस पर मिसाइल से हमला कर दिया। रूस की इस हवाई बमबारी से वहां तबाही मच गई। बताया गया कि इस हमले में 60 लोगों की मौत हो गई, जिन्होंने रूसी हमलों के डर से स्कूल के बेसमेंट में शरण ली हुई थी, जहां रूस की मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां मौजूद 90 लोगों में सिर्फ 30 की जान बचाई जा सकी। बताया गया कि रूस के विमानों ने स्कूल की बिल्डिंग पर जोरदार हमला बोला जिससे वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा तो मानो गायब ही हो गया। ढह चुकी दीवारें और बिल्डिंग को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि हमला कितना जोरदार रहा होगा। जिसके बाद वहां चारों तरफ मलबा बिखरा दिखा और वो भी ऐसा कि एक-एक ईंट साफ नजर आई। मिसाइल के विस्फोट से वहां मौजूद सामान में आग लग गई जिसने धीरे धीरे एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। वक्त बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दिया। अमन चोपड़ा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जोधपुर में हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे पहले जयपुर में भी कोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी और राजस्थान सरकार से जवाब मांगा था। अब अमन चोपड़ा के खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर में राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से रोक लग चुकी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस मेहता ने कहा कि एंकर की गिरफ्तारी के लिए इतना उतावलापन क्यों दिखाया गया। जस्टिस मेहता ने यह भी कहा कि शो में दूसरे की टिप्पणी के लिए एंकर को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। और इस दौरान अमन चोपड़ा के वकील ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है। हमारे साथ में उनके लॉयर है चिंत्य कौशिक। सर आप बताएं पूरे आज इस केस में हुआ क्या?
सर पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि जयपुर बेंच के द्वारा जब स्टे